नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल आपने सुना होगा, आज कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है। एलामिया तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन यकीनन इस मीटिंग में सिविल और अस्करी क़यादत ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत इसके ख़िलाफ़ जामे एक्शन की तरफ ज़रूर ज़ोर दिया होगा। इसी तरह जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है तकरीबन एक इत्तेहादी हुकूमत है और जिसकी 80 के करीब काबीना है, वो गुज़िश्ता 8 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो आया जो मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, दहशत गर्दी का मसला है, मुआशी दहशत गर्दी का मसला है, अब ये परवान चढ़ रहा है। किस तरह मौजूदा हुकूमत 8 महीने में क्या वाकई उसके कुछ इक़दामात नज़र आ रहे हैं सीरियस कि वो इस पे काबू पा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो 10 साल से PTI के पास है, वहाँ पर इस वक्त कई किस्म के मसाइल हैं। गवर्नेंस के साथ साथ वहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त सामने आया है वो दहशत गर्दी का है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरी हुकूमत पैरालाइज है दहशत गर्दों के सामने। फ़ौज को अपना बड़ा किरदार अदा करना पड़ रहा है इन चीज़ों के लिए, और कुर्बानी भी देनी पड़ रही है। मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले और दहशत गर्दी की जो नई लहर आई है, और दूसरी तरफ मुआशी दहशत गर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त मुल्क के अंदर अंदरूनी तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके एक तरीके से मुआशी दहशत गर्दी की जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिक्योरिटी दहशत गर्दी और मुआशी दहशत गर्दी को निमटने के लिए यकीनन सबसे बड़ी फोर्स जो है वो होती है, जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है, हमारी फ़ौज इस पे हमतनगोश है और एक्शन भी ले रही है और शहादतें भी दे रही है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? इसी तरह पार्लियामेंट एक इदारा है जो कि बहुत ही अहम इदारा है, इन तीनों किस्म की दहशत गर्दी के हवाले से अपना रोल अदा करे, और सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जब मुल्क में दहशत गर्दी परवान चढ़ रही हो और फोर्सेस लड़ रहे हों और अंदरून खाना अदम सियासी इस्तेहकाम पैदा करके मुल्क के लिए ख़तरात पैदा किए जा रहे हैं, मईशत के लिए ख़तरात पैदा किए जा रहे हैं, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्या अपना रोल अदा कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो बहुत ही अहम गेस्ट हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लूँगा मैं, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक जी। मैं आ जाता हूँ सबसे पहले सेनेटर फ़रहतुल्लाह बाबर साहब की तरफ। सेनेटर फ़रहतुल्लाह बाबर साहब हमारे साथ आज हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरे शुरका हैं राना तनवीर हुसैन, वफाकी वज़ीर तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग, नायब सदर मुस्लिम लीग नून। दोनों हजरात का शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। सेनेटर फ़रहतुल्लाह बाबर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। सर मुझे ये बताइए कि 9 जमातों का इत्तेहाद है, माशाल्लाह 8 महीने से ज़्यादा आपकी हुकूमत को हो गया है, 70 से ज़ायद आपके जो है ना वो काबीना है, लेकिन मुल्क में मसाइल टू मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नेंस का मसला अपनी जगह है, मईशत का मसला अपनी जगह है, अब तो दहशत गर्दी भी जो है वो परवान चढ़ने लगी है। तो हुकूमत क्या कर रही है सर? पहले तो मैं इस पे आना चाहता हूँ जी। देखिए जी, मसाइल बड़े हैं, आपने दुरुस्त कहा है, और ये मसाइल सिर्फ आज के नहीं है, सिर्फ PTM हुकूमत बनने के बाद के मसाइल नहीं है, मसाइल उससे पहले के भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का इस वक्त वो है मिलिटेंसी, दहशत गर्दी, ये इशू है। और हुकूमत अपने कहीं जो कुछ हो सकता है, इकॉनमी को दुरुस्त करना हो, सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर को दुरुस्त करना हो, दहशत गर्दी का खात्मा हो, उसके लिए अपनी कोशिशें कर रही है। लेकिन ये कहना या ये गुमान करना कि ओवरनाइट, एक हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये एक गलत एक्सपेक्टेशन होगी। डायरेक्शन दुरुस्त होनी चाहिए, सिम्त दुरुस्त होनी चाहिए, मंजिल तक फिर आदमी पहुंच ही जाता है। और मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत की सिम्त बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो इतने मुख्तलिफ ख्याल के और मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज की सियासी जमातों का
इकट्ठा होना बजाते खुद इस बात का सबूत है कि इन सब के इल्म में ये बात है कि अगर से हमारे मंशूर मुख्तलिफ हैं और अगर से हमारे मैनिफेस्टो ये सारी चीजें मुख्तलिफ हैं, लेकिन मिनिमम एजेंडा के ऊपर इनको इत्तेफाक है जिसमें इकोनॉमी को दुरुस्त करना है, दहशतगर्दी को खात्मा करना है और सियासत के अंदर जो ये गंद आया है, जो ये एक्सट्रीमिज्म आया है, इससे रियासत को और सोसाइटी को निजात दिलानी है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, मसाइल बड़े हैं लेकिन इन मसाइल के हल के लिए मौजूदा हुकूमत कोशा है। हाँ सर, मैं यहाँ एक और बात भी रखना चाहता हूँ। देखें, आप माशी बोझ तो है न सर, 70 की काबीना है। हालांकि ये हुकूमत चाहती तो 15 की काबीना से भी ये काम कर सकती थी, लेकिन उसने 70 की काबीना ली है, आवाम पे बोझ पड़ा हुआ है। अच्छा, गवर्नेंस के मामलात हैं, अब दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है सर, और ये ऐसा लग रहा है कि ये फिर से दोबारा सर उठा रही है और जाहिर है ये मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस मौके पे हमें पार्लियामेंट का रोल नज़र नहीं आ रहा है सर, और जो मौजूदा हुकूमत का भी जो मेजर रोल है वो नज़र नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे सर? जी, दहशतगर्दी का मसला अगर से पुराना है, लेकिन इस हुकूमत ने एक काम किया है और मैं ये कहूँगा कि बिलखुसूस पीपल्स पार्टी ने जो इस हुकूमत का हिस्सा है इस बात पर जोर दिया है, और वो ये है कि दहशत गर्दों के साथ निपटने के लिए जो भी आप पॉलिसी बनाएं वो उस पॉलिसी को पार्लियामान की आशीर्वाद होनी चाहिए। पार्लियामान के बैक के ऊपर कोई पॉलिसी न बने, और ये बात कैबिनेट में उठाई गई, ये बात नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उठाई गई है। और आपने देखा होगा कि जब रोल डाला गया था मिलिटेंट्स के साथ बातचीत का बिहाइंड द बैक ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो उस वक्त भी ये आवाज उठाई गई और कहा कि नहीं, ये मामलात पार्लियामान में तय होने चाहिए। आप देखिए कि हमारा अलमिया ये रहा है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बिहाइंड द बैक ऑफ द पार्लियामेंट मिलिटेंट्स के साथ, हाँ वो मिलिट्री का जंग हो या उनके साथ बातचीत हो, पॉलिसीज वो बना रहे थे। पहली बार ये आवाज उठी है कि अब ये पॉलिसी जो है ये पार्लियामान के अंदर डिस्कस होनी चाहिए, और मुझे इस बात पर इत्मीनान है कि हाँ पार्लियामान में ये डिस्कस हुआ है। अगर से इस तरह से नहीं हुआ और उस डेप्थ में जाके नहीं हुआ जिस डेप्थ पे होना चाहिए, लेकिन कम से कम ये दरवाजा खुल गया है कि अब ऐसे फैसले जो है वो पार्लियामान की पीठ पीछे नहीं होंगे। ये आवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी उठाई थी, अब भी उठाई है, और ये दरवाजा रोशनदान आप इसे कहें, दरवाजा कहें, ये दरवाजा खोल दिया गया है। क्योंकि हमने, हमारी पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इसी तरह ANP ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाया है, जो कुर्बानियां दी है दहशतगर्दी की जंग में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। एंड दैट इज वाई, यही हमारी वजह थी कि हमने कहा कि इस चीज को पार्लियामान के अंदर ले आओ। तो मैं समझता हूँ कि अब चूंकि ये बात पार्लियामान में आ गई है, पार्लियामान में उठाई जा रही है और कलेक्टिव फैसला होगा, मैं समझता हूँ कि दुरुस्त फैसला होगा। हाँ जी सर, ये यहाँ पर जो मौशी दहशतगर्दी के, मैं एक्चुअली आपके पास आऊंगा, राना तनवीर साहब से भी इस इशू पे जरा सा बात कर लूँ। राना तनवीर साहब, आप मेन स्टेक होल्डर हैं इस हुकूमत के। जाहिर है वजीर आजम तो सर आपकी पार्टी का है, और ये बड़ी लंबी काबीना है सर आपकी, लोग इसको क्रिटिक्स कर रहे हैं इस मौके पे जब पाकिस्तान की मौशी हालत बेहतर नहीं है। 70 का काबीना है, कारकर्दगी अगर हम देखें सर तो माजरत के साथ बहुत सारी मिनिस्ट्री के कारकर्दगी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। गवर्नेंस का मसला अपनी जगह मौजूद है, मौशी मसला है, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है, इंतशार की सियासत सामने मौजूद हो रही है, और अब दहशतगर्दी की सियासत ने भी परवान चढ़ लिया है। कैसे इससे निपटेंगे सर आप? डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। पहले तो एक जो परसेप्शन है कि कैबिनेट बहुत बड़ी है, कैबिनेट का एक साइज़ है जो आइन में दिया हुआ है कि 11% टोटल मेंबर से ज़्यादा, ये 18th अमेंडमेंट में हुआ था कि उससे ज़्यादा काबीना का साइज़ नहीं हो सकता। और आज भी अगर देखें तो काबीना जो है वो जिस तरह काबीना को आप डिफ़ाइन करते हैं वो काबीना नहीं होती। काबीना सिर्फ फेडरल मिनिस्टर हैं जो कि मेरा ख्याल है 28 हैं, जो मुझे पता है कि 28 हैं।
बाकी काबीना का हिस्सा नहीं है लोग, वो अगर कुछ एडवाइज़र या जो आइन में दिए हुए हैं 5 प्राइम मिनिस्टर ने रखे हैं या दूसरे स्पेशल असिस्टेंट, तो वो फैसिलिटेट करते हैं मुख्तलिफ शोबाजात में, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, करते हैं, इसलिए उनको रखा जाता है फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ डिफरेंट वो परफॉर्मेंस जो होती है मुख्तलिफ जगह पे जो चीज़ें होती हैं। इसलिए इसको कहना कि काबीना का तस्वर अब मेरा हाल इस तरह लिया जाता है जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो 11% है और 11% के अंदर ही रह सकते हैं। खास परसेंटेज है जो वहाँ से नहीं ज़्यादा हो सकती जो सेनेट की होती है। तो ये एक आइन में दी हुई चीज़ें हैं। बाकी जो आपने बातें की हैं कि हमारे इस वक्त चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और ये चैलेंजेस बड़े हैं 2018 के इलेक्शन के बाद। पहले हमें इस तरह मामलात ठीक नहीं थे, मामलात इस तरह के नहीं थे। आपको याद होगा जब पहले टेररिज्म आया तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो इन्होंने उसको बड़ा हैंडल किया, जिसका स्वाद का ऑपरेशन था या दूसरी चीज़ें थी। वो उस वक्त तो ये था कि वो इस्लामाबाद के करीब दहशतगर्द पहुंच चुके हैं। तो उस वक्त जो कामयाबी मिली वो भी आपके सामने है। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने सारी जो APS का वाक़या हुआ या दूसरे वाक़यात हुए वहाँ पे, तो उन्होंने सब को बुला के, तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इंक्लूडिंग PTI का जो चेयरमैन था, प्राइम मिनिस्टर उसमें मीटिंग की और सब के साथ मुतफ़िका तौर पे एक एक्शन प्लान जो था वो लेके चले और बड़ा सक्सेसफुली ज़रबुल जो वो था वो उस वक़्त फिर रद्दुल फसाद आया। तो मैं समझता हूँ ये ऐसे ऑपरेशन थे जो फ़ौज पाकिस्तान ने किए, जिससे पीछे बैक थी, पार्लियामेंट की भी थी, पार्लियामेंट में भी आप उसको लाए और दोनों रजीम के दौरान पार्लियामेंट में वो चीज़ें आई, पूरे हाउस में आई, पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी और मियाँ नवाज शरीफ के PMLN के ज़माने में भी। और ये चीज़ें आपके सामने हैं, ये एविडेंस है, ये सारा चीज़ें एक हिस्ट्री का हिस्सा है कि किस तरह हमने सब पार्लियामेंट की सपोर्ट से, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और कौम की सपोर्ट से इसको रेडिकेट किया। और जब ये 4 साल गुजरे हैं उस वक्त जिस तरह पार्लियामेंट को रिडंडेंट किया गया, जिस तरह पार्लियामेंट को बेतौकीर किया गया, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कि बाहर थी इनके, ये भी कोलिशन में थे, इनके 4-5 पार्टनर थे जो उस वक्त थे, Q थी, MKM था या जितने भी लोग थे, उसके अलावा जितने भी थे स्पेशली PMLN और पीपल्स पार्टी और JUI को भी जिस तरह उनको दीवार के साथ लगाया गया, जिस तरह एक एटीट्यूड, एक डिक्टेटराना या फाशिज्म जो वो अप्रोच थी वो की गई, वो आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि जो सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की बेतौकीरी है, चाहे वो हमारे दूसरे चैलेंजेस थे, अदारों को कमज़ोर किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपके सामने हैं। अब इस सूरत में अगर हमें चीज़ें मिली हैं तो प्राइम मिनिस्टर आपको पता है वो बड़े डूअर हैं, बड़े रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, बड़े हार्ड वर्कर हैं, तो वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और ये चीज़ें उनको मेरे लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं आपके सामने हैं और इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी कमज़ोर हो तो ये चीज़ें भी साथ साथ ज़्यादा उनमें ग्रेविटी आ जाती है, चाहे वो दहशत गर्दी हो या दूसरे मामलात हों। तो अभी जो सूरत हाल है उस पर इंशाल्लाह हम निपट रहे हैं और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हर मिनिस्टर जो आप कह रहे हैं मिनिस्ट्रियाँ, वो रात दिन काम कर रही हैं, मैं खुद भी देखता हूँ और उस पर जितना टाइम देते हैं उस वक्त तो मुझे पता है कि मेरी वजारत में पिछले 4 साल क्या हुआ है हमारे आने से पहले, तो वहाँ पे कितना काम हुआ है, कितनी वो एक्टिवली काम कर रहे थे। तो ये चीज़ें सारी, चाहे वो अब दूसरे मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री हो, अब हमें बिजली के मसाइल हैं, सरको डेट हमें 2500 छोड़ के गए अरब रुपया जो इनको 900 मिला था। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है जिससे चीज़ें इन्होंने ख़राब की हैं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो आपने जिक्र किया है इज़ ए वेरी वेरी एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस, फॉर डेवलपमेंट, फॉर जो फ्यूचर जो एक होता है मूव फॉरवर्ड। तो मैं समझता हूँ वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है एक ऐसे बंदे की वजह से जिसने पहले भी ख़राब किया है अपने वजारत उज़्मा में
और अब अपोजिशन में रहते हुए भी उसने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया हुआ है सारा। और मैं समझता हूँ कि उसको मेरा यही मशवरा होता है कि आप एक जिम्मेदार पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत से, आप एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत से, आप पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस किस्म का एटीट्यूड अपनाएं, इस किस्म का आपका बिहेवियर हो कि आपका पता चलना चाहिए कि आप चाहते हैं पाकिस्तान स्टेबल हो, पाकिस्तान इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करे, चाहे वो मेरी हुकूमत हो या ना हो, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए हमने करना है जो हमेशा हर एक बेहतर जो लीडर हमें मिले हैं उन्होंने किया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब टेररिज्म पे मीटिंग बुलाई तो उस पर इसको भी बुलाया था, इमरान खान को भी, और उन्होंने तो नहीं कहा कि फलां को मैं नहीं बुलाता, फलां को नहीं बुलाता, तो वहां बुलाया और सबके, वो तो इनके घर भी चले गए थे। बनी गाला आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वहां पे चले गए कि भाई ठीक है हमने आगे बढ़ना है, लेकिन इनका एटीट्यूड जो है हमारा ये था कि जब हम अपोजिशन में आए हैं नोइंगली कि ये सिलेक्टेड हैं, ये रिग्ड हैं, ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन 2018 से हुआ, मैनिपुलेटेड था, टोटली नेकेडली धांधली हुई, लेकिन वहाँ हमने बैठे कि हमने नहीं छोड़ना, हमने ओथ लेने हैं और हमने कहा कि आप काम करें, हम आपके साथ तामन करेंगे पूरा। शहबाज साहब ने भी कहा, जरदारी साहब ने भी कहा, सब पार्टीज ने कहा, लेकिन आगे से जो जवाब आया वो आपके सामने है। ठीक है सर, मैं जरा सा फरतुल्लाह बाबा साहब को आता हूं एक अहम तरीन सवाल लेके। सर इस वक्त एक तरफ तो डेफिनेटली कोई इसमें दो बात नहीं है, एक बड़ी इंतशार की सियासी कैफियत है पाकिस्तान में, दूसरी तरफ पाकिस्तान मौशी इस वक्त क्राइसिस को फेस कर रहा है और आप उस हुकूमत का हिस्सा हैं। आपका ये स्टेटमेंट आता है आप दोनों का कि जी हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सर नज़र नहीं आ रहा है लोगों को, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं, मौशी मसाइल हैं, और फिर बड़े बड़े र्यूमर्स हैं कि जनाब डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं और ये जनाब एलसीज नहीं खुल रही हैं। इस किस्म की गुफ्तगू हुकूमत मौजूदा आपके पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है। इसके सद्दबाब के लिए हुकूमत, क्योंकि ऐसी प्रोपेगेंडा के सिलसिले में जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, हुकूमत क्या कर रही है? और जो अगर आप ये कहते हैं कि जो शख्स सियासी इंतशार पैदा करके मईशत को तबाह कर रहा है, मुल्क को तबाह कर रहा है, हुकूमत वहाँ क्या कर रही है? एक तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं या आप खामोशी से अपनी हुकूमत चला रहे हैं? दूसरा, ये जो अफगान पॉलिसी है, हम सोच रहे थे कि जी ये अफगान तालिबान साहब आ जाएंगे जब अफगानिस्तान पे तो हमारी ये बॉर्डर सेफ हो जाएगा, लेकिन हमें तो ये महसूस हुआ कि ये बॉर्डर आज भी सेफ नहीं है। क्या कहेंगे सर? ये जो आपके जो दो सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों का जवाब दे दूं। जो आपने अफगान सूरत हाल की बात की और कहा कि बॉर्डर सेफ नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बॉर्डर सेफ नहीं है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ गई है और मिलिटेंट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा अब सिर उठा रहे हैं, बावजूद इसके कि हमने ये दावा किया था, पिछले वक्त में ये दावा किया था कि दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी है। देखिए ये जो इशू है दहशत गर्दी का, मिलिटेंट्स का और अफगानिस्तान का, ये एक बड़ा ही गंभीर इशू है। और अगर आपको याद हो 2016 में जब PMLN की हुकूमत थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मीटिंग हुई और ये बरमला कहा गया कि रियासत को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी होगी। अगर रियासत खुद मिलिटेंट्स की पुष्टपनाही कर रही हो तो हमें इसका बैनुल-अक़वामी तौर पर और पाकिस्तान के अंदर बड़ा शदीद नुकसान होगा। और ये बात जब हुई काबीना में, और आपको याद होगा कि फिर ये खबर छपी जिसको आज लोग याद करते हैं डॉन लीक्स के हवाले से, तो आपने देखा कि उसके बाद उस वक्त की हुकूमत जो थी वो डिस्टेबलाइज उसका होना शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद हमारे जो रियासत के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने भी तस्लीम किया कि हाँ हमें अपना घर दुरुस्त करना होगा। और अब ये दावा किया जा रहा है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कि हमने अपना घर दुरुस्त कर लिया है। तो पहले तौर पर डॉक्टर दानिश साहब, हमको इस बात का एतराफ करना पड़ेगा कि ये मिलिटेंट्स और ये दहशतगर्द इनकी पुष्टपनाही रियासत खुद कर रही थी, इससे अब मुफिर नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। नंबर 1।
जब आप ये मान लेंगे, और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक ट्रूथ कमीशन होना चाहिए कि ये बात खुल के सामने आ जाए। ऐसा न हो कि सिर्फ डाउन लीक्स हो गया और फिर आपने एक हुकूमत को चलता कर दिया, क्योंकि उस हुकूमत ने ये बात की वहां उस वक्त कि देखो अपने गरेबान में झांक के देखो, इसको आपको कुछ करना पड़ेगा। तो नंबर 1 आपको खुले दिल से एतराफ करना पड़ेगा। जब तक ये एतराफ नहीं होता उस वक्त आप सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते। दूसरा, अगर आपको याद हो डॉक्टर दानिश साहब, 2014 दिसंबर में 16 दिसंबर को एपीएस का वाकया हुआ, और एपीएस के वाकये के बाद तमाम सियासी जमातें, तमाम सूबाई हुकूमतें मिलकर उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान बनाया। हम आज अब ये सवाल पूछते हैं कि उस नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? कौन लोग उसके रास्ते में रुकावट हैं? तो हमें नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। ये मैं समझता हूं कि जब तक आप ये नहीं करेंगे आप दहशत गर्दों के साथ जो है निपट नहीं पाएंगे। और तीसरा ये है, मैं माजरत के साथ ये कहूंगा, ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन हमें याद है और आपको भी शायद याद होगा कि शहीद बेनजीर भुट्टो कहा करती थी कि ये जो पॉलिसी है रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, कि चोर से कहो चोरी करो, कोतवाल से कहो कि होशियार, ये पॉलिसी तरक करनी होगी। और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं ये कहता हूं कि हाँ, हमारे यहाँ ऐसे भी मिलिटेंट्स रहे हैं जिनको आपने, हुकूमत ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके खिलाफ ये दूसरे नाम से उभर के नहीं आ सकते, लेकिन वो लोग दूसरे नामों से उभर के आ गए। 2013 का आपका कानून है कि कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोस्क्राइब और पाबंदी उस पर लगी है, बंद हुई है, वो किसी और नाम के साथ दोबारा उभर के नहीं आ सकती। लेकिन वो तंजीमें दोबारा दूसरे नामों से उभर के आ गई। तो उनमें से एक तो ऐसी भी थी कि जब उस पर अक़वाम मुत्तहिदा पाबंदी लगाना चाहती थी तो हम चाइना के पास गए और हमने चाइना से दरख्वास्त की कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में उन पर पाबंदी लगवाना रोक लें, और हमने चाइना को इस्तेमाल किया। तो अगर रियासत की पॉलिसी ऐसी होगी डॉक्टर दानिश साहब, तो फिर आप दहशतगर्दों के साथ, मिलिटेंट के साथ लड़ नहीं सकते। और अगर आप दहशतगर्दों के साथ बातचीत का डोल डालें और सियासी जमातों से राब्ता न हो, पार्लियामान से राब्ता न हो, जिस तरह इस साल के शुरू में आपने देखा कि कुछ एक जरगा बना के भेजा गया अफगानिस्तान कि वो टीटीपी के साथ बातचीत करेगी, तो उसका बेसिस क्या था? ये किन लोगों ने किया? क्यों सियासी जमातों को नजरअंदाज किया गया? मैं तो एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ, हमारे पार्टी के भी एक बंदे को भेजा गया था, पार्टी से नहीं पूछा गया था। तो ये कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जब तक ट्रूथ कमीशन नहीं बनेगा, जब तक इस बात का अलल ऐलान नहीं किया जाएगा कि हमने माजी में गलतियां की हैं, अब हम ये गलतियां नहीं करेंगे, और उसके लिए वॉच डॉग होना चाहिए, पार्लियामान को उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। ठीक है। मैं जरा सा आता हूं जनाब राना तनवीर साहब, एक तो गुड तालिबान, बैड तालिबान, आज सारे तालिबान एक नजर आ रहे हैं सर। एक तो एक सवाल है, आयरा आपकी हुकूमत है, मेजर हिस्सा आपका है, आप रिविजिट करेंगे अपनी इस पॉलिसी को? ये, और दूसरा सर, ये जो केपीके की हुकूमत है 10 साल से इमरान खान साहब के पास है, और ये नजर आ रही है दहशतगर्दों के सामने बिल्कुल लेट चुके हैं, तो मरकजी हुकूमत का बहुत बड़ा रोल आ गया है। क्योंकि अब देखें ना, फौज हथियार है, लेकिन हथियार को इस्तेमाल करना तो आपका काम है ना सर। कैसे इसको मैनेज करेंगे सर? और आप समझते हैं कि सर अब ये जो पॉलिसी थी उसको रिविजिट किया जाए, ना गुड तालिबान ना बैड तालिबान, जिस तरह कोर कमांडर की मीटिंग में फैसला हुआ है कि बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाएगा? जी सर, क्या कहेंगे? देखें, इस पे मेरा हाल है, ये तो बात काफ़ी फरतुल्ला बाबर साहब ने भी की है, जो हमारे इंटरनल पॉलिसीज़ का मसला है या यहाँ के जो निज़ाम है। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो अफ़गानिस्तान है वो हिस्टोरिकली वो पाकिस्तान के साथ कभी भी वो कंफर्टेबल, या हम उसके साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं हुए। द डे वन से 1947 से उसकी हमेशा इंक्लाइनेशन जो है वो इंडिया की तरफ रही है
चाहे वो कोई गवर्नमेंट भी हो, कतई नज़र इसके सॉरी, ये बड़ी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। अब जब ये दोबारा हुआ है, सिलसिला तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तो उस वक्त भी ये यकीन दहानी हमें कराई गई कि हम उधर से ये चीज़ें ख़त्म करेंगे जो अफ़गानिस्तान के अंदर कोई इनके जो है बने हुए डन बने हुए हैं, या इनका जो दहशतगर्द वहाँ हैं अफ़गानिस्तान में, और वहाँ से ऑपरेट करके पाकिस्तान आते हैं, लेकिन वहाँ से उन्होंने बैकआउट किया, उसको उस पर अमल नहीं किया। मैं जो असल बात है, बाकी रही इंटरनल के गुड तालिबान बैड तालिबान वाली बात, तो उसमें कोई शक नहीं कि कुछ हमारे मामलात इस किस्म में चलते रहे हैं, जिनको ये जो इस तरह की तंजीमें थी उनको इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन जो हमारी नेशनल एक्शन प्लान था उस पर सारा अमल तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक जो मदरसा जात थे उनकी रिफॉर्म्स की बात भी की गई। गो इन ट्रू स्पिरिट वो नहीं वहाँ तक पहुँच सके, इस तरह तंजीमों का था, अकाउंट्स मैनेजमेंट करने का था, काफ़ी उसमें पेश रफ्त हुई है, हर गवर्नमेंट ने कोशिश की है और एक्शन भी लिए हैं, और उस पर दूसरे रूप में भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी लेजिस्लेशन में भी हैं, कोई किसी पे चीज़ें पाबंदी नहीं, बेल हो जाती है अगर किसी को आप डिटेन करते हैं या अरेस्ट करते हैं इन तंजीमों से, तो आपको पता है किस तरह बेलें हो जाती हैं, कितनी देर बाद, महीने 2 4 6 महीने बाद हो जाती हैं, बड़े बड़े लोगों की भी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें सारे सिर्फ एक साइड पे नहीं देखना चाहिए कि कहाँ से पैटर्नेज हुई या कहाँ से हुई, लेकिन सारे सिस्टम को हमें ओवरऑल करना पड़ेगा कि किस तरह। अब KPK की गवर्नमेंट है, अगर वो उनके सामने लेटती है तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हम कर सकते। जिस तरह 10 साल से उन्होंने तमाशा लगाया हुआ है वहाँ पे, इसका मतलब किसी ना किसी जगह आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई उसमें कोई पेनिट्रेशन की जा सके, कहीं से डायरेक्शन दी जा सके या कहीं से कोई बात की जा सके। तो मेरा ख्याल है ये थ्योरेटिकली फ़लसफियाना तौर पे बात तो ठीक हो जाती है, बट ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। हमारे बॉर्डर्स 2500 के करीब किलोमीटर के करीब बॉर्डर है। ईस्टर्न बॉर्डर हमारा गैर महफूज है, दुश्मन है। वेस्टर्न बॉर्डर हमारा महफूज नहीं बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान एंड अदर countries which we are not friendly with those countries, comfortable, friendly थोड़े comfortable नहीं है, किसी न किसी जगह से हमें चूक ही नहीं आप कर सकते। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या उसको हम जहाँ हमने बाढ़ लगाई तो क्या बाढ़ लगाने से कोई चीज़ें रोक गई हैं, क्या ईरान से चीज़ें आनी बंद हो गई हैं। तो ये चीज़ें क्या इंडिया का वहाँ इन्फ्लुएंस, वहाँ पे उन्होंने कितने दहशतगर्दी के अड्डे बनाए हैं अपने कौंसलर खाने जो कौंसल जनरल का होता है वो वहाँ पे खोले हुए हैं उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं, उनको फेस करना बिल्कुल इंटरनली भी हमें ठीक करना चाहिए। जिस तरह 16 में एक तय हुआ था वो चीज़ें करनी चाहिए, हमें कर भी रहे होंगे, बहुत सारी की भी हैं। दहशतगर्दी के साथ हमारे इदारों ने, चाहे CTD हो, पुलिस वाले हों या दूसरे सिक्योरिटी इदारे हों, फ़ौज पाकिस्तान, उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली इस पर काम भी किया है। जब वो रद्दुल फसाद हुआ या ज़रबे अज़ब हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और वहाँ पे एलिमिनेशन हुई। स्वात में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उनको रिवर्स किया गया, उनको वापस भेजा गया, स्वात में पीस लाया हमने। लेकिन उसमें अब 9/11 की बात करें, मुशर्रफ की बात करें, ज़ियाउल हक की बात करें, किस तरह हमने उधर चले गए, किस तरह ये कॉन्सेप्ट ब्लास्ट कर गया सर कि तालिबान अगर अपने अफगानिस्तान का हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो ये सरहद जो है वो महफूज हो जाएगी। आज तालिबान हुकूमत का हिस्सा है लेकिन तहरीक मसलन नहीं हुआ ये। तो इसको सर डेफिनेटली रिविजिट करने का है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, एक अहम और सवाल अपने दोनों मेहमानों का सामना करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जी सेनेटर फ़रहतुल्लाह बाबर साहब, ये एक सवाल ज़रूर उठ रहा है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इमरान खान साहब अदम एतमाद की तहरीक से लेकर आज तक मुल्क में सियासी इंतशार पैदा कर रहे हैं, जिसका ज़ाहिर है बहुत बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को पहुँच रहा है, गवर्नेंस को पहुँच रहा है।
लेकिन इस पे हुकूमत का एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। कई तलवारें नाअहली की भी गिर रही हैं, हुकूमत के पास कई अहम केसेस हैं, फैसला उनके खिलाफ किया जा सकता है। नज़र आ रहा है कि हुकूमत इस मामले में बहुत कमज़ोर है एक्शन लेने में। क्या कहेंगे सर, कोई रुकावट है क्या? देखिए, कोई रुकावट नहीं है। इमरान खान जितना भी वो इस आगे जा रहा है और अपने आप को वो एक्सपोज कर रहा है, इमरान खान ने जो सबसे डैमेज किया है इस पाकिस्तान को, इस मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है, वो ये है कि उन्होंने पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को उनको जो है तो डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है, और जो नॉन इलेक्टेड नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनको उससे लेजिटिमाइज किया है। यानी उसका जो, अगर आप उसका हुकूमत का दौर देख लें, हुकूमत से पहले का दौर देख लें, जब उन्होंने वो धरने वगैरह दिए थे, तो उनका अगर एक लाइन में कोई उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सियासत में, जो उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुंचाया है, वो ये है कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक इदारों को नुकसान पहुंचाया, और एट द सेम टाइम नॉन डेमोक्रेटिक नॉन पॉलिटिकल इदारों, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस को उसने लेजिटिमाइज करने की कोशिश की। दैट इज नंबर वन। अब उसका इसने जो ये किया है, मैं ये मानता हूं कि हाँ, उसने इसके लिए बेदरेग बेतहाशा पैसा भी इस्तेमाल किया है, कल्ट पॉलिटिक्स को प्रमोट किया है, और बेतहाशा बेइंतहा झूठ बोला है। अब इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए तमाम सियासी जमातें जो है, ये उनका काम है, उनका फर्ज है कि वो इसके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए काम करें। ठीक, ये मैं समझता हूँ कि ठीक है। मैं जरा सा राना तनवीर साहब से भी एक चीज पूछ लूं, टाइम बिल्कुल कम रह गया। राना तनवीर साहब 2 मिनट आपके पास भी है। सर, 2018 की एक चलती हुई हुकूमत को, जो कि बेहतरीन हुकूमत वज़ाहिर नजर आ रही थी, कई किस्म की खामियों के बावजूद एक ऐसी हुकूमत थी जो इलेक्टेड थी, उसको गिराया गया। और ये बात आज साबित हो रही है कि जिसमें जुडिशरी के चंद जजेस इन्वॉल्व हैं, जिनमें जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस खोसा और चंद और जजेस का नाम आता है, जो आज तक कहीं ना कहीं मौजूद हैं। क्या मौजूदा हुकूमत एहतसाब करेगी उनका सर? क्योंकि वो इलेक्टेड हुकूमत गिराना सिर्फ नवाज शरीफ का नुकसान नहीं था, हुकूमत का नुकसान नहीं था, उसका नुकसान आज पाकिस्तान को वाज़े नजर आ रहा है। 2 मिनट है सर आपके पास, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल इत्फाक करता हूँ कि हमें ये जो तरीक़ाकार है या ये सोच है या ज़हन है, इसको बिल्कुल ख़त्म करना है। अगर हमने अपने अदारों को मजबूत करना है, अगर हमने डेमोक्रेटिक कल्चर को आगे लेके चलना है और सही एक पॉलिटिकल माहौल पैदा करना है, तो मैं समझता हूँ इस किस्म के जो लोग हैं, जिस तरह साकिब निसार है या दूसरे जज साहबान थे जिन्होंने मिल के सारा खेल खेला है, कुछ जो हमारे जर्नैल थे, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें अब हिस्ट्री का हिस्सा हैं और हमें सबक सीखना चाहिए, कौम को भी और हमारे सारे अदारों को भी, और स्पेशली पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट है ना जी, क्यों नहीं काम कर रही, क्यों नहीं आगे बढ़ रही, क्यों नहीं ऐसी लेजिस्लेशन करती जैसे ये इन चीज़ों का सदेबाब किया जा सके। इस तरह तो मैं समझता हूँ खेल खेले गए हैं, खेल खेले जाएंगे, खेल खेला जाएगा बिल्कुल। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कहने सुनने से ये नहीं होती, इसका कुछ सदेबाब करने के लिए हमें आगे कुछ बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से फरतुल्लाह बाबर साहब ने वो जो दहशतगर्दी के ऊपर एक तो कमीशन बनाने की बात की है, क्या मौजूदा हुकूमत ये जो एक्टिविटी हुई जिसमें आइन तोड़ा गया, जिसमें हुकूमत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, एक इलेक्टेड हुकूमत को तोड़ा गया, तो इसके ऊपर तो कमीशन बना के इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर? मुझे बताएं कि ये चीज़ें तो बिल्कुल मैं आपसे इत्फाक करता हूँ, लेकिन जब तक हम खुद नहीं होंगे, फरतुल्लाह बाबर साहब ने तो बात बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने तो बिल्कुल जो 4 लाइनें बताई हैं, 4 साल उसका एटीट्यूड या जो इमरान खान की पर्सनैलिटी है, झूठा आदमी है, वो दगाबाज है, उसने जो जो नुकसान पहुँचाया है उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें कौम को भी कुछ अपना रोल अदा करना है। दूसरा हमें भी, अब अगर इमरान खान ही इनके साथ खिलवाड़ किया है, मसलन उसने जब असम्बली डिसॉल्व की है, जब इन्होंने 1 मिनट में आर्टिकल 5 के तहत उसको अदम एतमाद की सारी हमारी मोशन को उड़ा के रख दिया, क्या किसी ने पूछा है? क्या हमने उसका सदेबाब किया है? वो तो हम पार्लियामेंट में कर सकते थे।
क्या हमने सागमन सार गया है जो बेड़ा गर्क करके गया है उसका कोई आगे बढ़ के हमने काम किया है कि सिर्फ हम ये कि कमीशन बना दें और कमीशन में आ जाएगा। मुदरमान कमीशन है, दूसरे कमीशन है, जवेद इकबाल कमीशन है, फलाना कमीशन है, तो ये फलां कमीशन बनते रहे हैं। बीट पे कमीशन बना, दवाइयों पे कमीशन बना, फलां चीज़ पे कमीशन बना, लेकिन मैं समझता हूँ चीनी पे कमीशन बना। ये चीज़ें कमीशन कमेटी ना खेलें। एक सीधी बात है, एक बंदे ने, एक चीफ जस्टिस ने तबाह करके हर चीज़ रख दी। एक कुछ लोग और भी इन्वॉल्व थे उसमें। पार्लियामेंट के साथ जो इमरान खान ने किया, जो उसका मोहरा था आगे बड़ा लगाया हुआ इमरान खान, उसके मुतल्लिक हमने क्या किया है? क्या क्लियर कट चीजें नहीं है हमारे पास जो आपने सही बात की है। इसमें तो किसी को तो पार्लियामेंट का रोल भी है, हुकूमत का भी रोल है, काबीना का रोल है, लेकिन अगर आप ही लोग इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, जुर्म हुआ है लेकिन अगर सजा नहीं मिलेगी तो बार बार जुर्म होगा, हम चीखते रहेंगे, कमीशन बनाते रहिए। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। किसी स्टेज पर बात करेंगे हम। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।